हमने रिसेंटली एक हेडलाइन देखी, NHAI accepts RIIT's 9,500 crore rupees offer to monetize 5 highway sections। इस हेडलाइन से हमें ये तो पता था कि ये रोड एसेट्स और इन्हें मोनेटाइज करने के बारे में था, लेकिन इससे ज़्यादा हमें और कुछ पता नहीं था। तो हमने फिर सोचा कि हम इस बारे में थोड़ी छानबीन करें। हमारे दिमाग में सबसे पहला सवाल ये आया कि इंडिया रोड्स बनाती कैसे है। इस एक क्वेश्चन को आंसर करने में ही बहुत सारी चीज़ें कवर करने की ज़रूरत थी। इसके पैसे कहाँ से आते हैं, इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है, और सबसे ज़रूरी सवाल ये था कि इस पूरे चेन में कोई पैसे कैसे कमाता है। अगर आपको इस बारे में थोड़ा बहुत ऑलरेडी पता है तो इस वीडियो को आप एक क्विक रिवीजन जैसे समझ लो, और अगर आप हम जैसे हो और आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता तो इसे एक इंट्रोडक्टरी लेसन जैसे समझ लो। आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि इंडिया में रोड्स कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व अलग अलग पार्टीज से मिलेंगे। फिर हम नेशनल हाईवे बनने के अलग अलग तरीके समझेंगे। इन दोनों सेक्शंस के थ्रू हम RIIT के हेडलाइन को भी समझेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रोड्स बनाने के प्रोसेस में इन्वॉल्व पार्टीज से मिलते हैं। जब भी आप गवर्नमेंट के रोड्स बनाने के बारे में सुनते हो, इसके पीछे एक रिले रेस चल रही होती है। पैसे, परमिशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पार्टी से दूसरे पार्टी में शिफ्ट होते रहती है। इस पूरे प्रोसेस को समझना इजी बनाने के लिए हम अपना फोकस नेशनल हाईवेज पे रखेंगे। ये बड़े इंटरस्टेट कॉरिडोर्स होते हैं जिन पे NH नंबर्स लिखे होते हैं। ये फिजिकली स्टेट्स के थ्रू जाते हैं, लेकिन इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करती है। इन हाईवेज की स्टोरी शुरू होती है यूनियन बजट से। ये रोड्स और हाईवेज के लिए आउटले सेट करते हैं, मतलब नए रोड्स बनाने और एग्जिस्टिंग रोड्स को मेंटेन करने में कितने पैसे खर्च होंगे। ये नंबर इस बात का एक लिमिट बन जाता है कि कितने फ्रेश कंस्ट्रक्शंस किए जा सकते हैं। लेकिन बजट पैसों का अकेला सोर्स नहीं है, टोल्स भी होते हैं, लेकिन इसका ज़्यादातर हिस्सा रोड्स को मेंटेन करने के लिए या डेट्स को रीपे करने के लिए होता है। NHAI जैसे गवर्नमेंट एजेंसीज थ्योरी में लोन्स भी ले सकते हैं, लेकिन 2023 में ये रुक गया। तो अगर गवर्नमेंट बजट एक्सीड करना चाहती हो तो इसके लिए एक और तरीका ही है, और वो है इन्वेट्स के थ्रू प्रोजेक्ट बेस्ड फाइनेंसिंग एंड मोनेटाइजेशन। धीरे धीरे मोनेटाइजेशन का ये तरीका गवर्नमेंट के प्लान का एक मेजर हिस्सा बन गया है। रोड डेवलपमेंट में जाने वाले फंड में ये सोर्स लगभग 7% कंट्रीब्यूट करता है। ये एक स्लीपिंग जायंट है। ये खुद से तो काफ़ी नहीं है, लेकिन ये इंडिया के लिए ज़रूरी सपोर्ट है अगर ये अपने बजट्स में रोड्स बनाना चाहती है। वैसे बजट ब्रॉड एक्सपेक्टेशन सेट करता है, एक्चुअल पैसों का एलोकेशन मिनिस्ट्री में होता है। द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवेज या MORTH पॉलिसी का बॉस है। ये वो मिनिस्ट्री है जो इस पूरे मशीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जब आप बजट में क्लेम्स सुनते हो कि रोड्स बनाने के लिए हज़ारों करोड़ रुपए अलग से सेट किए जा रहे हैं, ये पैसे एक्चुअली MORTH को जाते हैं। MORTH बहुत कुछ करता है। एक हाई लेवल पे ये डिसाइड करता है कि कौन से कॉरिडोर ज़रूरी हैं और कौन से प्रोजेक्ट्स को फास्ट ट्रैक करने की ज़रूरत है। फिर ये स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स और इनके फ्रेमवर्क्स को अप्रूव करता है, मतलब कौन सा कॉन्ट्रैक्टिंग मॉडल यूज होगा, टोलिंग और कंसेशंस के ब्रॉड रूल्स एटसेट्रा। और फाइनली बजट में सेट किए गए पैसे कैसे रिलीज और खर्च हो रहे हैं, ये इसे भी डिसाइड करता है। मतलब MORTH की डिसीजंस लेने वाला पॉलिसी का ब्रेन है, लेकिन ये एक्चुअली रोड्स बनाता नहीं है। एग्जीक्यूशन का काम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया या NHAI का होता है। NHAI मिनिस्ट्री के विजन को टेंडर्स में पैकेज करता है और इन्हें एक्चुअल प्रोजेक्ट्स में बदल देता है। एक बड़े हाईवे के प्लान को छोटे सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है और इन सेक्शंस के डिटेल्ड प्लान्स और क्लियर टाइमलाइन सेट किए जाते हैं। फिर NHAI कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्ट करने के लिए एक बिडिंग प्रोसेस चलाता है, और जैसे जैसे रोड बनता है ये काम सुपरवाइज करता है, मतलब क्वालिटी चेक करना, माइलस्टोन्स मॉनिटर करना और पेमेंट्स करना। अब जब नेशनल हाईवेज की बात हो रही है तो जिस जमीन से ये हाईवेज जाते हैं उस पर स्टेट गवर्नमेंट का पावर होता है, इसलिए ये भी इस प्रोसेस का एक हिस्सा बन जाते हैं। ये लैंड एक्विजिशन हैंडल करते हैं, ये पावर लाइंस, वाटर पाइप्स, टेलीकॉम्स और दूसरे यूटिलिटीज़ को शिफ्ट करने के परमिशंस भी लेते हैं, और भी बहुत सारे कोऑर्डिनेशंस करने पड़ते हैं, जैसे एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट क्लियरेंसेज, रेलवे क्रॉसिंग अप्रूवल्स, वाटर बॉडीज और कोस्टल जोन्स के आसपास का परमिशन एटसेट्रा। इन सब के हैंडल हुए बिना प्रोसेस आगे नहीं बढ़ता। फिर आता है एक्चुअल फिजिकल कंस्ट्रक्शन वर्क, जिसे ज़्यादातर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैंडल करते हैं। नेशनल हाईवेज के लिए कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज EPC या इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन या कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्ट लेती हैं। हम इन्हें थोड़ी देर में समझेंगे। एक बार जब रोड बन जाता है तो काम खत्म नहीं होता, इसे मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है और टोल कलेक्शन जैसे ऑपरेशंस पे स्ट्रॉन्ग कमांड की भी ज़रूरत होती है। इसीलिए अलग अलग मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं, और यहीं हमारा मोनेटाइजेशन क्वेश्चन भी आ जाता है।
चलिए अब समझते हैं कि नेशनल हाईवे कैसे बनता है। आप हर नए हाईवे प्रोजेक्ट को एक ब्लंट क्वेश्चन जैसे सोच सकते हो। इसमें कौन पैसे लगाता है और इससे कौन पैसे कमाता है। इसी के हिसाब से ये डिसाइड होता है कि कौन से मॉडल में रोड बनेगा और बाद में मेंटेन भी होगा। चलिए इन मॉडल्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आता है ईपीसी मॉडल। ये मॉडल सबसे सिंपल होता है। इसमें एनएचएआई डिसाइड करता है कि एक रोड बनवाना चाहता है। इसके बाद ये कॉन्ट्रैक्टर से बिड्स इनवाइट करता है। कॉन्ट्रैक्टर इसे बनाता है, इसे माइलस्टोन्स अचीव करने के लिए पेमेंट्स मिलते हैं और डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड खत्म होने के बाद ये प्रोजेक्ट से निकल जाता है। इस दौरान रोड पूरी तरह से एनएचएआई या गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। ये कन्वीनियंट होता है और इसमें कम मूविंग पार्ट्स भी होते हैं और कंट्रोल के साथ क्वालिटी मेंटेन करना भी ईजी होता है। लेकिन इस सिस्टम में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में गवर्नमेंट या एनएचएआई अपफ्रंट पैसों का रिस्क लेते हैं। बिना ये जाने कि रोड पे फ्यूचर ट्रैफिक और टोल कलेक्शन कैसा होगा, ये उसमें पैसा लगाते हैं। ये थ्योरी में ठीक लगता है। आफ्टर ऑल रोड्स टोल रेवेन्यू के बिजनेसेस नहीं होते, ये पब्लिक गुड्स होते हैं। लेकिन इससे गवर्नमेंट क्या कर सकती है ये कम हो जाता है। कैश का एक बड़ा हिस्सा पहले से ही लॉक हो जाता है, इसलिए सेम बजट में कम रोड्स बन पाते हैं क्योंकि पैसा एक बॉटलनेक बन जाता है। पैसे टोल्स और रोड्स के इकोनॉमिक स्पिलओवर के बाद आते हैं। दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्टर को एग्जीक्यूशन रिस्क लेना पड़ता है। क्या ये रोड टाइम पे बन पाएंगे, वो भी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से और बिना किसी गलती के। इनके पेमेंट्स इन माइलस्टोन्स पे ही डिपेंड करते हैं। ये जितने सस्ते में ये कर पाते हैं, इनके मार्जिन्स उतने इंप्रूव होते हैं। एल&टी, दिलीप बिल्डकॉन और जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स ने इसी पे अपने बड़े बड़े बिजनेसेस बनाए हैं। दूसरा तरीका है बीओटी या बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। अगर एनएचएआई अपने सारे पैसे पहले से ही फंसा नहीं देना चाहता, तो ये प्राइवेट डेवलपर्स को उनके पैसे से रोड्स बनाने देता है और इसे कुछ समय के लिए ऑपरेट और मेंटेन करने देता है, लगभग 15 से 20 साल के लिए। इसके बदले डेवलपर को इस दौरान रोड के टोल्स कलेक्ट करने दिया जाता है। इसके बाद रोड गवर्नमेंट की हो जाती है। इन शॉर्ट, प्राइवेट प्लेयर पैसे का और एग्जीक्यूशन रिस्क दोनों लेता है और इसे टोल के थ्रू बाद में रिकवर करता है। ये गवर्नमेंट के लिए कन्वीनियंट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने से बच जाती है, तो ये कम टाइम में ज़्यादा रोड्स बना सकती है और पैसों की कमी के कारण प्रोसेस धीमा नहीं हो जाता। लेकिन ये प्राइवेट प्लेयर्स के लिए एक ट्रिकी सिचुएशन है। इनका रेवेन्यू फ्यूचर ट्रैफिक और टोल से जुड़ा है, जो गारंटीड नहीं होता। अगर एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ट्रैफिक नहीं आता, तो ये प्राइवेट प्लेयर्स टोल्स कलेक्ट नहीं कर सकते। ये रिस्क किसी भी कारण आ सकता है। पास में ऑल्टरनेट रोड्स या एक्सप्रेसवे का खुल जाना, टोल रूल्स में चेंजेस, एग्जेम्पशंस में बढ़त, एटसेट्रा। क्योंकि गवर्नमेंट को टोल कलेक्ट नहीं करना पड़ता, इसे पॉलिसी शिफ्ट का इम्पैक्ट फील नहीं करना पड़ता, लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स पे इसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। फिर आता है HAM या हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। पहले के दोनों ऑप्शंस परफेक्ट नहीं थे। गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहती और प्राइवेट प्लेयर्स के लिए गवर्नमेंट स्केल रिस्क लेना बहुत चैलेंजिंग है। इसीलिए इन दोनों मॉडल्स के बीच आता है HAM, जो बर्डन को बांट देता है। इस मॉडल में एनएचएआई के थ्रू गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन के दौरान पेमेंट का 40% मतलब एक पोर्शन दे देती है, बाकी पैसे डेवलपर लगाता है। मतलब दोनों प्लेयर्स मिलके अपफ्रंट पैसे लगाते हैं। एक बार रोड बन जाए तो एनएचएआई या गवर्नमेंट टोल्स कलेक्ट करते हैं। डेवलपर को कई सालों में एनएचएआई से फिक्स्ड एन्युटी पेमेंट्स मिलते हैं जब ये रोड को ऑपरेट और मेंटेन करते हैं। एनएचएआई रोड के परफॉर्मेंस के बेसिस पे पेमेंट्स गारंटी करता है। यहाँ डेवलपर को ट्रैफिक पे बेट नहीं लेना पड़ता। अगर ये रोड अच्छे से बनाते हैं बिना किसी डिले के और इसे अच्छे से मेंटेन करते हैं, तो इन्हें एनएचएआई से प्रेडिक्टेबल पेमेंट मिलता है। गवर्नमेंट के लिए इसमें ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट से कुछ चैलेंजेस हैं, भले ही ये थोड़े कम हैं। इसे थोड़ा पैसा अपफ्रंट पे करना पड़ता है। इसके बदले इसे एक लाइव एसेट मिलता है जो टोल्स के थ्रू कई सालों तक कैश जनरेट करता है। लेकिन ये कैश धीरे धीरे आता है। तब तक ये गवर्नमेंट के लिए एक लॉक्ड अप कैपिटल होता है और इसे दूसरे रोड्स में नहीं लगाया जा सकता। तो गवर्नमेंट ने इसका एक क्रिएटिव सॉल्यूशन निकाला। ये फ्यूचर के टोल कैश को आज के पैसे में लाने की कोशिश करती है। यही इसके एसेट मोनेटाइजेशन प्लान का बैकबोन है। और यही टीओटी या टोल ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल आता है। इस मॉडल में ऑपरेटर एनएचएआई को एक लंप सम अपफ्रंट पे कर देता है और इसके बदले ऑपरेटर्स को 20 से 30 साल के लिए टोल्स कलेक्ट करने का राइट मिल जाता है। ऑपरेटर इस पीरियड के लिए पूरे मेंटेनेंस का ऑब्लिगेशन भी लेता है। लेकिन ये दूसरे कॉन्ट्रैक्ट की तरह नहीं है। ये कंप्लीटेड एसेट्स मैनेज करने में प्राइवेट कैपिटल लाते हैं, इन्हें बिल्ड करने के लिए नहीं। रोड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इसे बस मोनेटाइज किया जा रहा है। इससे गवर्नमेंट को अपफ्रंट पैसे मिल जाते हैं जिसे वो दूसरे प्रोजेक्ट्स में रीडिप्लॉय कर सकती है और ऑपरेटर को कैश फ्लो का एक स्ट्रीम मिल जाता है। यहाँ ऑपरेटर रोड को मेंटेन करने का और टोल्स कलेक्ट करने का रिस्क लेता है,
ये काम सब कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन एंड में रोड का कंडीशन मेंटेन करने और प्रोजेक्ट को बजट में रखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेटर का ही होता है। एसेट को मोनेटाइज करने का एक और तरीका है इन्वेट्स या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के थ्रू। ये बेसिकली सेम आइडिया है, लेकिन थोड़े फैंसी पैकेजिंग में। इन्वेट ट्रांजैक्शन में जो प्रोजेक्ट कंपनी किसी रोड एसेट्स के टोलिंग राइट्स होल्ड करती है, वो एक ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ट्रस्ट इन्वेस्टर्स को यूनिट असाइन करके पैसे रेज करता है। इसके बाद से टोल इनकम ट्रस्ट और इसके यूनिट होल्डर्स का होता है। बेसिकली इस मॉडल में फ्यूचर टोल कैश फ्लोज पैकेज करके इन्वेस्टर्स को सेल कर दिए जाते हैं। यहीं से गवर्नमेंट को लिक्विडिटी मिलती है और RIIT डील में भी यही हो रहा है। अब अपना फोकस वापस हेडलाइन पे लाते हैं। NHAI ने RIIT नाम के एक इन्वेट को स्पॉन्सर किया। RIIT को 5 हाईवे सेक्शंस मेंटेन करने का और इनसे टोल कलेक्ट करने का राइट मिला। इसके बदले ये NHAI को 9,500 करोड़ रुपीस पे करेगी। अब RIIT को 5 सेक्शंस के लिए टोलिंग राइट्स मिलेंगे। इसके लिए पेमेंट्स करने के लिए RIIT पैसे रेज कर रही है, थोड़ा इक्विटी और थोड़ा डेट से। ये फरवरी में एक IPO भी लाने का प्लान कर रही है। तो NHAI को पहले कैश मिल जाएगा और इन्वेस्टर्स को फ्यूचर कैश फ्लोज में क्लेम मिल जाएगा। बेसिकली RIIT NHAI के लिए एक फाइनेंसिंग व्हीकल बन जाता है और NHAI के इन्वॉल्वमेंट के बिना टोलिंग और मेंटेनेंस चालू रहता है। आपको क्या लगता है, क्या NHAI को इस मेथड से और प्रोजेक्ट्स कंटिन्यू करने चाहिए? क्या इस मेथड से कोई और चैलेंजेस आ सकते हैं? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।